और देखिए, महाराष्ट्र में हो रहे बीएमसी इलेक्शन में ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाने की जुगत में है। एआईएमआईएम की सक्रियता कांग्रेस समेत मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाली पार्टियों के लिए बड़े झटके की तरह ही है। ओवैसी ने तो मुस्लिमों को हिजाब वाली पीएम का सपना दिखाना भी शुरू कर दिया है। ओवैसी के इस बयान ने कई पार्टियों की हवा खराब कर दी है। देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। ओवैसी ने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन संविधान की आड़ में जहर उगलने की इजाजत भी तो नहीं है। कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है। ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। हालांकि बिहार में ओवैसी से झटका खा चुकी आरजेडी अब भी ओवैसी के बयान के साथ है, तो गिरिराज ने सपना ना देखने की सलाह दी है। कोई भी बन सकता है, उसके पहनावे पे वोटिंग नहीं होती है ना। संविधान में कहीं है ऐसा कपड़ा पहनने वाला ही पीएम होगा। यहाँ फिर से कोई दूसरा पाकिस्तान भी नहीं बनने वाला, न गजवाए हिंद होने वाला। ओवैसी का ये नया तेवर विपक्ष के होश उड़ा रहा है। पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड के बाद शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, ईडी पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। ममता ने कैविएट दाखिल करके अपने इरादे भी जता दिए कि अब बात काफी आगे बढ़ गई है और मामला बंगाल से दिल्ली तक पहुंच गया है, जिसका अंदाजा तक ईडी को नहीं था कि उसकी ये कार्रवाई इतनी सियासी हो जाएगी। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया तो टीएमसी सड़क पर उतर आई और सुवेंदु के बहाने कोल स्कैम का मामला उठा दिया, जिसे लेकर सुवेंदु ने ममता को मानहानि का नोटिस भेज दिया। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में ईडी और ममता भी आमने सामने आ गए हैं। इस प्रकरण में कांग्रेस भी कूद गई है, तो वहीं बीजेपी अपने सभाओं में इसे लेकर ममता पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं को तंग करना है, उनकी सरकारें गिरानी हैं, वाजिब हो नहीं वाजिब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जब चुनाव होता है तो सट जाते हैं। कोई नहीं है, सब संतरे की तरह महागठबंधन है। यानी ईडी के जरिए बंगाल की सियासत ऐन चुनाव से पहले परवान पर है। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक और परिवार मिलन देखने को मिला है, जब अजीत पवार और सुप्रिया सुले एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। दोनों ने पुणे निगम चुनाव के लिए साझा मैनिफेस्टो जारी किया। दरअसल चाचा और भतीजे की पार्टी ने पुणे और पिंपरी चिंचवड निकाय चुनाव के लिए हाथ मिलाया है। ठाकरे बंधुओं के बाद अब चाचा भतीजा भी एक साथ चुनावी डगर तय कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच काफी हद तक गिले शिकवे दूर हो गए। साल 2023 में एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद पहली बार अजीत पवार और सुप्रिया सुले एक साथ राजनीतिक मंच साझा करते हुए दिखाई दिए और पुणे नगर निगम के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। राज्य और केंद्र में बीजेपी के साथ सत्ता में होने के बावजूद अजीत पवार ने स्थानीय बीजेपी नेतृत्व को निशाना बना रखे हैं। उन पर पुणे और पिंपरी चिंचवड के विकास को पटरी से उतारने का आरोप लगा रखे हैं। फिलहाल चाचा और भतीजे की तरफ से साफ नहीं किया गया कि ये चुनावी डगर की मंजिल सिर्फ पुणे और पिंपरी चिंचवड है या फिर अगले साल लोकसभा विधानसभा चुनाव तक साथ है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की फाइनल ड्राफ्ट आने से पहले तक अखिलेश बीजेपी पर तंज कसते थे कि बीजेपी अपने खोदे गड्ढे में गिरेगी, लेकिन अब अखिलेश यादव के सुर बदल गए हैं। अखिलेश ने एसआईआर में पीडीए के वोट कटने का बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों में फर्क पर सवाल किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आंकड़ों पर सवाल उठाए। भारत सरकार की एक्साइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। अखिलेश का दावा है कि सीएम ने पहले ही कहा था कि 4 करोड़ वोट कटेंगे, पर तब वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी भी नहीं हुआ था। सीएम ने ये बात कार्यकर्ताओं अफसरों से कही थी। तो वहीं दूसरी खबर है कि आंकड़े आने के बाद सीएम ने बैठक की है और कार्यकर्ताओं को नाम जुड़वाने का होमवर्क दिया है। इस मामले पर योगी के मंत्री ओपी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 86 लाख मतदाता पूरे प्रदेश में मृतक पाए गए। अब उनको स्वर्ग से लाया जाएगा, अखिलेश जी ही ला सकते हैं। मतदाता सूची में अगर नाम चढ़ाना होगा तो वही ला सकते हैं, भाई हम लोगों के बस का तो नहीं है। एसआईआर के शुरू होने से पहले शुरू हुआ विवाद अब भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।